गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। कल से जो मुझसे नए स्टूडेंट जुड़े उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने चैनल को इतना प्यार दिया, कल के वीडियो को इतना प्यार दिया। देखो, आप किसी भी स्कूल से हो, हर स्कूल की अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो चैप्टर लगभग आप, मुझे उम्मीद है कि हर स्कूल का लड़का चैप्टर कोई ना कोई ऑनलाइन पढ़ रहा होगा। इसीलिए अपन चैप्टर से कुछ अलग कर रहे हैं, जीओसी पढ़ के, कि चैप्टर अपन पढ़े उससे पहले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो अपने मैक्सिमम कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो जीओसी में अपन कल जो टॉपिक ले रहे थे वो था इंडक्टिव इफेक्ट। देखो, मैं एक बार रिवाइज करूंगा कि कल अपन ने क्या क्या कवर कर लिया था और क्या क्या चीजें आज हमें पढ़नी है। इंडक्टिव इफेक्ट, कुछ दोस्तों से ये भी सजेशन मिली है कि सर पहला टॉपिक इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल लेना था, तो उनको मैं बता देता हूं कि इंडक्टिव इफेक्ट खत्म होते ही अपन अगला टॉपिक इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल इन्हीं पर लेंगे। लेकिन फिलहाल अपन इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे हैं तो पहले इसको कंप्लीट कर देना है। तो सबसे पहले मैंने कल के वीडियो में जो जो पढ़ा था 5 मिनट में फटाफट रिवाइज कर देता हूं, उसके बाद अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट में मैंने आपको बताया था कि सिग्मा बॉन्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन का लेना और सिग्मा बॉन्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन का देना, ये किसी के अंतर्गत आते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में मैंने आपको प्लस आई और माइनस आई प्रभाव वाले समूह बता दिए। इसके अलावा इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ कहाँ से होता है, कितने कार्बन तक चलता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करता है नहीं करता, ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई थी। फिर हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ रहे थे। तो अब मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना कि एप्लीकेशन है इंडक्टिव इफेक्ट की, वो एक मेजर पार्ट है। यदि मैं आपको सारी एप्लीकेशन यहाँ बताने लग गया तो वो 11th 12th ग्रेजुएशन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक पहुंचेगा टॉपिक। तो हम केवल वही एप्लीकेशन पढ़ेंगे जो अपने 12th की बुक में है। इसके अलावा बाकी एप्लीकेशन अपन यहाँ डिस्कस नहीं करने वाले। यही काम अपन उसमें करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन में, यही काम अपन रेजोनेंस में करेंगे। जो रेजोनेंस अपने 12th की बुक में काम आ रहा है वही रेजोनेंस के अपन पढ़ेंगे, जो हाइपर कॉन्जुगेशन अपने काम में आता है उतना ही पढ़ेंगे। आगे डिटेल से अपन पढ़े, इतना टाइम अभी अपने पास नहीं है। तो इंडक्टिव इफेक्ट अपने 12th की बुक में कहाँ कहाँ काम आएगा वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो, आपके ऑर्गेनिक में जो 10वां पार्ट है उस 10वें पार्ट का नाम है हेलो एल्केन। ध्यान से सुनना, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, ठीक है। इसके बाद आपके जो 11वां पार्ट है उसका नाम है एल्कोहल, फिर है फिनोल, देन ईथर। अगला चैप्टर आपके ऑर्गेनिक में है वो है एल्डिहाइड, कीटोन और अम्ल, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल। और लास्ट वाले आपका जो चैप्टर है वो है एमीन वाला। ये आपके 12th की ऑर्गेनिक का सिलेबस है, जिसमें जो मैंने फंक्शनल ग्रुप बोर्ड पे बनाए हैं उन फंक्शनल ग्रुप की अपन को एक तो बनाने की विधियां, एक रासायनिक अभिक्रिया, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, एसिडिटी या बेसिसिटी, ये पढ़नी होती है। तो इंडक्टिव इफेक्ट सबसे पहले हेलो एल्केन में काम आएगा। पहला टॉपिक एल्कोहल में काम आएगा। दूसरा टॉपिक फिनोल और हेलो एरीन, इसमें रेजोनेंस काम में आता है। इंडक्टिव इफेक्ट का ज्यादा योगदान है नहीं, हालांकि थोड़ा बहुत योगदान है लेकिन ज्यादा अपन इसको डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं होगी। एल्डिहाइड, कीटोन और अम्ल, इन तीनों में इंडक्टिव इफेक्ट का बहुत बड़ा रोल है, इनको पढ़ना पड़ेगा डिटेल से, और एमीन को भी पढ़ना पड़ेगा। तो 12th की बुक के हिसाब से मैं आपको इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग बताऊं तो उन अनुप्रयोग को मैं टोटल 5 या 6 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं। पहले हेलो एल्केन, दूसरा एल्कोहल पे बताऊंगा, तीसरा एल्डिहाइड, चौथा कीटोन, पांचवा एसिड और छठा एमीन। यानी अपने सिलेबस के हिसाब से हमें इंडक्टिव इफेक्ट की टोटल कितनी एप्लीकेशंस पढ़नी है, 6। बेसिक एप्लीकेशन सबसे पहली है वो थी स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। वो मैंने आपको कल बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह, इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह किसी कार्बोकेटायन को क्या करते हैं, स्टेबल।
और इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह किसी कार्बोकेटाइन को क्या कर देते हैं, अनस्टेबल। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह किसी कार्बेनियन को क्या कर देते हैं, अनस्टेबल। लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह है तो वो कार्बेनियन को क्या कर देगा, स्टेबल। ये इंटरमीडिएट जो होते हैं कार्बोकेटाइन और कार्बेनियन, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट इस प्रकार से होता है, कार्बोकेटाइन को स्टेबल करना है तो प्लस आई, और कार्बेनियन को स्टेबल करना है तो कौन सा ग्रुप चाहिए, माइनस आई वाला। तो कार्बोकेटाइन और कार्बेनियन, इसके अलावा मैं आपको एक वीडियो लेक्चर में जहां अपन इंटरमीडिएट की बात करेंगे वहां कार्बोकेटाइन को और डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि कार्बोकेटाइन केवल इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबल नहीं होता, कार्बोकेटाइन रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबल होता है, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव इफेक्ट। इसका मतलब है कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी यहाँ डिस्कस करना ही सही नहीं होगी। कार्बोकेटाइन बहुत प्रकार का होता है, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन अलग प्रकार का होता है, बेंजीलिक कार्बोकेटाइन अलग प्रकार का होता है। इसके अलावा कार्बोकेटाइन के अलावा अपन कार्बेनियन की बात करें तो कार्बेनियन भी अलग प्रकार का होता है। तो ये अपन वहीं पे डिस्कस करेंगे जहां अपना टॉपिक इंटरमीडिएट वाला होगा। तो देखो, इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन का ये वाला पार्ट मैंने आपको कल बता दिया था कि कार्बोकेटाइन को प्लस आई वाले स्टेबल करते हैं और कार्बेनियन को माइनस आई वाले स्टेबल करते हैं। अब मैं आपकी 12th की बुक पे आ रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग इन चीजों में इंडक्टिव इफेक्ट काम आता है, तो इन्हीं चीजों में अपन इंडक्टिव इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक मैं ये ले रहा हूं, आप इनको नोट डाउन कर लेना। देखो, जहां इंडक्टिव इफेक्ट काम में नहीं आ रहा मैं उसको मिटा रहा हूं। एलो, एल्केन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड और एमीन, इन सब में हमें इंडक्टिव इफेक्ट देखने की आवश्यकता है। अब मैं आपको 1 बाय 1 इंडक्टिव इफेक्ट ध्यान से समझा रहा हूं। सबसे पहले हेलो एल्केन की बात करते हैं। हेलो एल्केन का एक और नाम होता है एल्किल हैलाइड। क्या नाम होता है, एल्किल हैलाइड। और इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, RX। R है एल्किल समूह और X क्या है, हैलाइड है। इनमें जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन होती है SN। एल्किल हैलाइड कैसी रिएक्शन देते हैं, SN। SN को बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। हिंदी में बोले तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। SN रिएक्शन है वो दो टाइप की होती हैं, एक होती है SN1 और एक होती है SN2। SN1 की एक अलग मैकेनिज्म है, SN2 की एक अलग मैकेनिज्म है। SN1 रिएक्शन है, हालांकि मैं डिटेल से यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूं कि SN रिएक्शन है, इसमें एक होती है SN1, एक होती है SN2। SN1 रिएक्शन है, इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो होता है कार्बोकेटायन। ये लीजिए, कार्बोकेटायन ये होता है इंटरमीडिएट, और इसमें ट्रांजिशन स्टेट आती है। क्या आती है इसमें, ट्रांजिशन स्टेट। ये दो स्टेप में होती है, ये रिएक्शन एक स्टेप में होती है। इसमें न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड अटैक करता है, इसमें बैक साइड अटैक करता है। तो ये सारी मैकेनिज्म अपन जहां SN रिएक्शन पढ़ेंगे वहां डिस्कस करेंगे। हमें तो इंडक्टिव इफेक्ट कैसे काम में लेना है ये देखना। तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं कि किसी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम किसी न्यूक्लियोफाइल से करें तो RNU प्लस X माइनस ये बनता है। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं ये अगले वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियोफाइल का मतलब है नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है इलेक्ट्रॉन स्नेही। इनके प्रकार अपन अगले वीडियो में ध्यान से देखेंगे। अभी इतना याद रखो कि न्यूक्लियोफाइल जिस पर नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रोफाइल वो जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इस रिएक्शन में हुआ क्या है, X माइनस और Mu माइनस एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। तो यहां पर कौन सी रिएक्शन हो गई, SN, कि एक न्यूक्लियोफाइल निकला, दूसरा न्यूक्लियोफाइल उसकी जगह चला गया, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। तो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म में लिख रहा हूं मैं। मान लीजिए अपन इस रिएक्शन को इस प्रकार से ले लें कि एक कंपाउंड है CH3, CH3 इधर ले लिया Br। तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड एक एल्किल हैलाइड है। एल्किल समूह हमने लिया है तृतीयक ब्यूटिल और हैलाइड क्या ले लिया Br।
इसकी रिएक्शन मैं करवाने जा रहा हूं OH माइनस से, ठीक है। और जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हमें देखना है कि क्या बनेगा। तो मैं अब मैकेनिज्म का लिख रहा हूं SN1 पार्ट, SN1 का लिख रहा हूं फर्स्ट स्टेप। तो SN1 के फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेक होता है। ये लीजिए, ये है टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, ये इस प्रकार से रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। ये एक स्लो स्टेप है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड टूटेगा। अब आप मुझे बताओ कि कार्बन और हेलोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, हेलोजन की। तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और इस हेलोजन पर नेगेटिव चार्ज। इस ब्रोमाइड को बोला जाता है लिविंग ग्रुप, हिंदी में बोले तो अवशिष्ट समूह। ये रिएक्शन का हो गया फर्स्ट स्टेप। अब मैं लिख रहा हूं सेकेंड स्टेप। तो देखो, फर्स्ट स्टेप में जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बना है, इस कार्बोकेटायन पर OH माइनस न्यूक्लियोफाइल का फ्रंट साइड अटैक करना है। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, फास्ट स्टेप है। फ्रंट साइड अटैक होते ही ये टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ध्यान से समझो, एल्किल हैलाइड कैसे रिएक्शन देते हैं, SN का मतलब है एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है। ये सब्स्टिट्यूट SN1 और SN2 दो प्रकार का होता है। उसमें हमने SN1 डिस्कस किया। फर्स्ट स्टेप में कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक कार्बोकेटायन बना। इस कार्बोकेटायन पर जब फ्रंट साइड अटैक हुआ, उस स्थिति में एक प्रोडक्ट बना जो है कि टर्शरी ब्यूटिल एल्कोहल। तो मैं कह रहा हूं कि इंडक्टिव इफेक्ट है वो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी चेक करने के काम आता है। तो यहां अपना जो इंटरमीडिएट बना है वो इंटरमीडिएट क्या है, वो इंटरमीडिएट है कार्बोकेटायन। कौन है SN रिएक्शन में, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट है। तो कल के वीडियो लेक्चर में आप लास्ट के 2-3 मिनट ध्यान से देखोगे तो मैंने आपको ये चीज बताई थी कि कार्बोकेटायन है वो 3 प्रकार के हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। टोटल कितने बनाए थे, 3। यहां लिख देता हूं, देखो CH3 CH2 प्लस, एक मैंने ये लिखा था CH3 CH3 प्लस, और एक ये लिखा था CH3 CH3 और फिर CH3 इधर क्या लगा दिया, प्लस। टोटल 3 कार्बोकेटायन हो गए। यहां पर ये मेथिल प्लस आई से इलेक्ट्रॉन देता है, 2 मेथिल इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन देते हैं, 3 मेथिल इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो आप मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। कार्बोकेटायन का मतलब है कि प्लस चार्ज वाला कार्बन, प्लस चार्ज का मतलब है गरीब कार्बन। तो यहाँ गरीब को सहारा देने वाले 3, वहां 1। किसकी गरीबी ज्यादा दूर होगी, इधर वाले की। इसका मतलब है कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन है ये मोर स्टेबल है और 1 डिग्री वाला लेस स्टेबल है। तो SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बना है। कार्बोकेटायन स्टेबल कौन सा होता है, 3 डिग्री। इसीलिए एल्किल हैलाइड का SN रिएक्शन के प्रति जो वेग होता है वो इस प्रकार होता है। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, इनका सबसे तेज, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। यानी SN1 की बात कर रहा हूं। SN1 रिएक्शन सबसे पहले कौन देते हैं, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। SN2 में क्या होता है, SN2 में बैक साइड अटैक होता है, उसकी कुछ अलग कहानी है। उसमें कार्बोकेटायन नहीं बनता तो ये ऑर्डर भी नहीं होता। SN1 में कार्बोकेटायन बनता है। कार्बोकेटायन की इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबिलिटी देखी तो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल हुआ। तो SN1 रिएक्शन के प्रति एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये आएगा, 3 डिग्री पहले और 1 डिग्री आएगा बाद में। ये इंडक्टिव इफेक्ट की पहली एप्लीकेशन पूरी हो चुकी है, जो कि आपके 10वें चैप्टर में एल्किल हैलाइड से जुड़ी हुई है। बताओ इसमें कुछ समस्या हो तो। इसमें आपको कोई समस्या आनी नहीं चाहिए। इसके अलावा आप इसको बार बार देखो, किताब से ध्यान से पढ़ना। अब मैं इसको मिटा रहा हूं।
चलो अब आप मेरे को ये बताओ कि इंडक्टिव इफेक्ट का पहला पार्ट यदि हेलो एल्केन पर कंप्लीट हो चुका है तो अगला पार्ट हमें किस पे डिस्कस करना चाहिए? एल्कोहल पर। बिल्कुल सही है, ठीक है। एप्लीकेशन का सेकंड पार्ट अपन किस पे डिस्कस करेंगे? एल्कोहल पे, ROH। इंडक्टिव इफेक्ट का एल्कोहल में क्या योगदान है ये हमें देखना है। तो मैं आपको बता देता हूं कि एल्कोहल और एल्किल एलाइड इन दोनों में अंतर क्या है। एल्किल एलाइड में यदि कोई रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन का एक ही कारण है कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेक होना, कि कार्बन हेलोजन के बीच का बंध टूटता है तो केमिकल रिएक्शन होती है, वो एसएन होती है। एल्कोहल में ऐसा कुछ नहीं है। एल्कोहल में दो दो पोलर बॉन्ड है। ये एल्कोहल ROH होता है, OH बॉन्ड ये भी देखो पोलर बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ये भी एक पोलर बॉन्ड है। इसका मतलब है कि एल्कोहल में दो दो बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं और दो दो बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं तो एल्कोहल की रिएक्शनें भी दो दो तरह की हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं देखो, समझने के लिए मैं सबसे पहले ले रहा हूं CH3 CH2 OH, एक ले रहे हैं CH3 CH3 OH, एक ले लेते हैं CH3 CH3 फिर O इधर ले लिया H। एक बार फिर से मैं इधर लिख रहा हूं इनको CH3 CH2 OH, फिर CH3 CH3 OH, और एक ये ले लेते हैं टर्सरी वाला CH3 CH3 OH। देखो कुछ स्टूडेंट ये मांग रही हैं क्या कि बोर्ड पर जो अक्षर हैं वो छोटे दिख रहे हैं, तो बोर्ड पर मैं कोशिश कर रहा हूं कि बड़े अक्षर लिखूं। इसके अलावा आप ध्यान से वीडियो को YouTube में 480 क्वालिटी में देखो, आपको अक्षर स्पष्ट दिखेंगे। अब देखो यहाँ पर मैंने लिया है प्राथमिक एल्कोहल 1 डिग्री, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी डिग्री है 1। ये है द्वितीयक एल्कोहल, ये कौन है? तृतीयक एल्कोहल, क्योंकि OH से जुड़े कार्बन की डिग्री क्या है? 3। फिर वहीं बात प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, और ये क्या लिया? तृतीयक एल्कोहल। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर एल्कोहल में टोटल बॉन्ड देखो क्या क्या है। कार्बन कार्बन बॉन्ड है एल्कोहल में, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है। तो कल मैंने आपको बताया था कि कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन ये तो नॉन पोलर बॉन्ड है। नॉन पोलर बॉन्ड का मतलब है कि केमिकल रिएक्शन में ये बॉन्ड किसी भी प्रकार के कोई केटाइन या एनाइन क्रिएट नहीं कर सकते। ये तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में फ्री रेडिकल बना सकते हैं, और फ्री रेडिकल रिएक्शन अपन को यहाँ देखनी है नहीं। OH और CO की बात करें तो ये दोनों बॉन्ड क्या कहलाते हैं? पोलर बॉन्ड। कैसे बॉन्ड है ये दोस्तों? पोलर बॉन्ड। तो पोलर बॉन्ड दोनों ही टूट सकते हैं। पहले मैं इस बॉन्ड को तोड़ रहा हूं। देखो कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ऑक्सीजन की। तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ क्या आया? नेगेटिव चार्ज। फिर ये बॉन्ड तोड़ा तो इधर नेगेटिव चार्ज, इधर क्या आया? पॉजिटिव चार्ज। फिर ये मैंने बॉन्ड तोड़ा, इधर नेगेटिव चार्ज और इधर क्या आया? पॉजिटिव चार्ज। अब आप मेरे को ये बताओ कि इन तीनों का ऋणायन एक समान है कि नहीं है? बिल्कुल है। प्राथमिक हो, द्वितीयक हो, चाहे तृतीयक एल्कोहल हो, इन तीनों में जो ऋणायन बनता है इसको बोला जाता है हाइड्रोक्साइड आयन। क्या नाम है इस ऋणायन का? हाइड्रोक्साइड आयन। लेकिन जो धनायन बना वो अलग अलग है क्या? तो बिल्कुल अलग अलग है तो वो कार्बोकेटाइन, लेकिन उस कार्बोकेटाइन में एक है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, एक है 2 डिग्री, एक कौन सा है? 3 डिग्री। इस कार्बन को सहारा देने वाले कितने लगे हैं? 3। इसके सहारा देने वाले दोस्त हैं 2 और इसको सहारा देने वाला दोस्त है 1। तो मैं कह रहा हूं कि इन तीनों गरीबों में किसका स्थायित्व ज्यादा है? किस पर हम विश्वास कर सकते हैं? तो हम उस गरीब पर विश्वास कर सकते हैं जिसको सहारा देने वाले 3 दोस्त हो,
इसको अपन गरीब नहीं कह सकते, तो ये इस प्रकार से इसका ऑर्डर आ जाएगा। इसका मतलब है कि एल्कोहल की जिन अभिक्रियाओं में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है वहां पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर यानी क्रियाशीलता का क्रम क्या आएगा? तृतीयक एल्कोहल, उसके बाद आएगा द्वितीयक एल्कोहल, फिर आएगा प्राथमिक एल्कोहल। ये इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर आ गया। कहीं कोई समस्या है तो बता दो। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटा, हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज हुआ, 3 प्रकार के कार्बोकेटाइन बने, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, इसलिए 3 डिग्री एल्कोहल रिएक्शन सबसे पहले देते हैं। अब मैं इसमें OH बॉन्ड तोड़ने जा रहा हूं। देखो OH बॉन्ड तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन की अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे। इसका मतलब है कि एक H+ आयन निकलेगा। इन तीनों का ऋणायन एक जैसा था, अब इन तीनों का धनायन एक जैसा हो गया। बताओ वो धनायन कौन है? आराम से बताओ सोच के कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, इन तीनों एल्कोहलों का धनायन कौन है? तो धनायन है H+ आयन। कौन होगा? H+ आयन। ऋणायन की बात करें तो ऋणायन बिल्कुल तीनों का क्या हो गया? अलग अलग हो गया। अब मुझे बताओ कि इस ऋणायन में कौन कम स्थायी है, कौन ज्यादा स्थायी है? कुछ आइडिया यहां से लग रहा है क्या? नहीं लग रहा बिल्कुल। मेथिल समूह एक एल्किल समूह है और एल्किल समूह के लिए मैंने आपको बताया था कि एल्किल समूह हमेशा इलेक्ट्रॉन देते हैं +I प्रभाव के कारण। इंडक्टिव इफेक्ट ये पढ़ रहे हैं अपन। तो यहां लगा है एक मेथिल। यहां कितने मेथिल लगे हैं? 2। यहां कितने मेथिल लगे हैं? 3। एक मेथिल, 2 मेथिल और यहां कितने मेथिल लगे हैं? 3। ये मेथिल इतने इलेक्ट्रॉन यहां दे रहा है तो ये कार्बन इतने इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट करेगा। ये 2-2 इलेक्ट्रॉन यहां पे डबल दे रहे हैं तो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से इधर आएंगे। 3-3 मेथिल इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे। अब मेरे को एक बात बताओ आप, नेगेटिव चार्ज को कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो वो स्थायी होगा, अस्थायी होगा? कल मैंने बताया भी था, रिपीट कर रहा हूं कि नेगेटिव चार्ज वाले किसी एटम को कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो एटम स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? बताओ तो क्या? अनस्टेबल होगा। पॉजिटिव चार्ज वाले को कोई इलेक्ट्रॉन देता है तब वो स्टेबल होता है, और नेगेटिव चार्ज वाले से कोई इलेक्ट्रॉन खींचे तब वो स्टेबल होता है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, देखो माइनस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, फिर भी उसको कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो वो अस्थायी होगा। माइनस चार्ज वाले को वो इलेक्ट्रॉन देता है तो बिल्कुल वो अस्थायी होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। माइनस चार्ज वाले को इतने इलेक्ट्रॉन ही मिल रहे हैं, इसका मतलब ये अस्थायी तो है लेकिन कम अस्थायी है। माइनस चार्ज वाले को इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो ये ज्यादा अस्थायी होगा। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? माइनस चार्ज वाले को इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो अस्थायी, माइनस चार्ज वाले को इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो अस्थायी, कम इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो कम अस्थायी, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो ज्यादा अस्थायी। अब मैं इसका रिवर्स उल्टा कर देता हूं। कम का उल्टा क्या होता है? ज्यादा। अस्थायी का उल्टा क्या होता है? स्थायी। ज्यादा का उल्टा क्या होता है? कम। अस्थायी का उल्टा क्या होता है? स्थायी। ये कम स्थायी है, ये ज्यादा स्थायी है, तो जो ज्यादा स्थायी है वो रिएक्शन पहले देगा। इसका मतलब है कि एल्कोहल में यदि OH बॉन्ड टूटता है तब 1 डिग्री एल्कोहल रिएक्शन पहले देंगे, फिर 2 डिग्री देंगे, फिर 3 डिग्री देंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट कहां काम आया एल्कोहल में, ये आपके समझ में आ चुका होगा। सुनो एक बार वापस। एल्कोहल में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है तो तीनों का ऋणायन एक जैसा है लेकिन धनायन अलग है। उस धनायन की स्टेबिलिटी इंडक्टिव इफेक्ट से चेक की, तब ये ऑर्डर आया। OH बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पर H+ आयन एक जैसा है लेकिन ऋणायन अलग अलग है। उस ऋणायन की स्टेबिलिटी भी किससे चेक की? इंडक्टिव इफेक्ट से।
और उस स्टेबिलिटी से हमें पता चला कि प्राथमिक एल्कोहल रिएक्शन पहले देगा और तृतीयक एल्कोहल बाद में। इसका मतलब है कि एल्कोहल में भी इंडक्टिव इफेक्ट का बहुत अधिक रोल है। अब अपन इसमें एक छोटा सा टॉपिक और कवर करते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लेना आराम से, ठीक है। अब मैं आपको एल्कोहल में एक और टॉपिक बता रहा हूं। देखो, जो इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन में आ रहा है ना, ये अपने मान लो कि ऑर्गेनिक में कुछ टॉपिक कवर हो रहे हैं। एल्कोहल में हमने ये पढ़ा तो एल्कोहल का कुछ पार्ट कवर हुआ, एसिड में पढ़ेंगे तो वहां कवर होगा, एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ेंगे तो वहां पर भी कवर होगा। अब मैं आपको एक और टॉपिक ऑर्गेनिक का कवर करवा रहा हूं, वो है एसिडिटी ऑफ एल्कोहल। टॉपिक क्या है? एसिडिटी ऑफ एल्कोहल, यानी एल्कोहलों की अम्लता। एल्कोहल का फॉर्मूला होता है ROH। एल्कोहल H प्लस आयन दे सकता है, इस कारण हम इसको एक अम्ल मानते हैं। एल्कोहल H प्लस आयन दे सकता है, इसीलिए हम इसको एक अम्ल मान रहे हैं। अब इस अम्ल में किसकी प्रबलता ज्यादा होगी, किसकी प्रबलता कम होगी, उसको पता करने का तरीका है कि किसी भी एल्कोहल में से H प्लस आयन निकालने के बाद जो ऋणायन बनता है, क्या बोला जाता है इस ऋणायन को? एल्कोक्साइड आयन। हमें इस एल्कोक्साइड आयन का स्थायित्व चेक करना है। इसका स्थायित्व जितना ज्यादा होगा, उस एल्कोहल की अम्लता भी उतनी ही ज्यादा होगी। अम्लता उतनी ही ज्यादा। किसी भी एल्कोहल में से H प्लस आयन निकालना है, एल्कोक्साइड आयन बनेगा, उस एल्कोक्साइड आयन का स्थायित्व चेक करना है। स्थायित्व जितना ज्यादा, उस एल्कोहल की अम्लता भी उतनी ही ज्यादा। तो क्वेश्चन है कि उस एल्कोक्साइड आयन का स्थायित्व कैसे चेक करते हैं। फिर बात उसी टॉपिक पर आके अटक गई कि एल्कोक्साइड आयन का स्थायित्व चेक करने के लिए यदि कोई चीज काम में आ सकती है, तो वो चीज इससे बेटर कुछ हो नहीं सकती, इंडक्टिव इफेक्ट, जो कि अपन पढ़ रहे हैं। तो ये भी एक एप्लीकेशन हो गई कि एल्कोहलों की अम्लता चेक करने के लिए हमें क्या चाहिए? इंडक्टिव इफेक्ट चाहिए। अब मैं आपको इसका देखो एक एग्जाम्पल भी रख देता हूं। मान लो मैंने आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा, ये है मेथेनॉल और ये है एथेनॉल। क्वेश्चन है मेरा कि चलो इसमें एथिल वैसे लिख देते हैं, देखने में कुछ अच्छा लगेगा। इन दोनों में प्रबल अम्ल कौन सा है? एल्कोहल H प्लस आयन देता है तो अम्ल है। अब मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि मेथेनॉल और एथेनॉल में किसकी अम्लता ज्यादा है। इसके लिए आपको प्रायोगिक तरीका काम में नहीं लेना है, सैद्धांतिक तरीके की बात कर रहा हूं, ना कि मैं आपको Ka या pKa वैल्यू पूछ रहा हूं। H प्लस आयन निकालोगे, H प्लस आयन निकालोगे, इसीलिए तो अम्ल है। जो H प्लस आयन देता है उसको अम्ल बोलते हैं, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेता है उसको अम्ल बोलते हैं। यही चीजें हैं अम्ल के लिए। तो यहां जो निकला H प्लस, उसके बाद जो बचा है इसको बोला जाता है मेथोक्साइड, मेथोक्साइड आयन। यहां H प्लस निकलने के बाद जो बचा उसको क्या बोलते हैं? एथोक्साइड आयन। अब आप मुझे बताओ कि मेथोक्साइड और एथोक्साइड आयन का क्या चेक करना पड़ेगा? स्थायित्व। मेथिल समूह प्लस आई प्रभाव वाला, 2 कार्बन का एथिल समूह, ये भी प्लस आई प्रभाव वाला। अब मेरे को ये बताओ कि मेथिल और एथिल में किसका प्लस आई प्रभाव ज्यादा होता है? एथिल का होता है, क्योंकि कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ने से प्लस आई प्रभाव बढ़ता है। इसका मतलब है कि मेथिल की तुलना में एथिल के इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी। ये भी स्थायी है, ये भी स्थायी है, ये चीज तो कंफर्म हो गई, क्योंकि दोनों में ही माइनस चार्ज वाले को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ज्यादा दे रहे हैं तो ज्यादा गलत बात है, अधिक है स्थायी। कम दे रहे हैं तो कम स्थायी है। फिर मैं उल्टा करता हूं, अधिक का कम। स्थायी का उल्टा क्या होता है? स्थायी।
उधर भी उल्टा कर दो। कम का उल्टा क्या होता है? ज्यादा। अस्थायी का उल्टा क्या होता है? स्थायी। तो जो ज्यादा स्थायी है उसकी अम्लता क्या होगी? ज्यादा। किसी भी एल्कोहल में से H+ आयन निकाला, ऋणायन बना, उसका स्थायित्व चेक किया, जिसका स्थायित्व ज्यादा उसकी अम्लता ज्यादा। तो एल्कोहल के लिए मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूं कि यदि एल्कोहल में +I प्रभाव बढ़ता है, +I प्रभाव बढ़ता है, तो एल्कोहल की अम्लता घटती है। बस, इससे ज्यादा इस अम्लता में कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एल्कोहल में +I प्रभाव बढ़ता है तो अम्लता क्या होगी? घटेगी। तो मेथेनॉल से प्रबल अम्ल एल्कोहल में कोई हो नहीं सकता, क्योंकि मेथेनॉल से आगे चलेंगे तो +I प्रभाव सीधी सी बात है कि बढ़ेगा। देख लो, इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन में मैंने आपको दो चीजें बता दी। एक तो हो गया एल्किल हैलाइड और एक हो गया एल्कोहल। अब बताओ अपन क्या क्या डिस्कस करेंगे? एक तो एल्डिहाइड, एक कीटोन, एक अम्ल और एक क्या करेंगे? एमीन। इनको अपन डिस्कस करेंगे। तो अब मैं आपके सामने तीसरा पार्ट रख रहा हूं इसका, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में तीसरा पार्ट। इसमें अपन एल्डिहाइड और कीटोन को एक साथ ही ले लेते हैं, ठीक है? एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब सबसे पहले मैं आपको पूछ रहा हूं कि एल्डिहाइड और कीटोन में फर्क क्या होता है? बताओ आगे सोच के। जी हाँ, एल्डिहाइड और कीटोन में देखो ये चीज कॉमन है। इसको क्या बोला जाता है? कार्बोनिल समूह। क्या बोला जाता है? कार्बोनिल समूह। इसके अलावा इसको ओक्सो भी बोलते हैं, ओक्सो समूह। कार्बोनिल समूह है ये। देखो, एल्डिहाइड में भी होता है, कीटोन में भी होता है, अम्ल में भी होता है, एमाइड में भी होता है। यदि मैं कार्बोनिल समूह को दो कैटेगरी में डिवाइड करूं, तब इससे दो परिभाषाएं बन सकती हैं। यदि किसी कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ कार्बन हो, अब वो कार्बन चाहे एलिफेटिक का हो, चाहे एरोमेटिक का हो, चाहे यहां पर कोई एल्किन समूह लगाओ, चाहे एरिल समूह लगाओ, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सीधी सी बात है, यदि कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ कार्बन है तब उसको बोला जाता है कीटोन। और यदि कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ हाइड्रोजन या एक तरफ कार्बन और एक तरफ हाइड्रोजन है, तब उसको क्या बोला जाता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही अपनी रासायनिक अभिक्रिया देते हैं, वो कार्बोनिल समूह के कारण देते हैं। फिर से सुनो, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही अपनी रासायनिक अभिक्रिया देते हैं, वो किसके कारण देते हैं? कार्बोनिल समूह के कारण। जैसे एल्किल हैलाइड कार्बन हैलोजन बॉन्ड टूटने के कारण देते हैं, एल्कोहल केमिकल रिएक्शन क्यों टूट सकता है, उसी प्रकार एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्शन क्यों देते हैं? क्योंकि इसमें कार्बोनिल समूह रिएक्शन में भाग लेता है। तो ये कार्बोनिल समूह कैसी रिएक्शन देगा वो भी देख लो। एल्डिहाइड और कीटोन का जो कार्बोनिल समूह है, इस पर होने वाली अभिक्रिया है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड में जो थी वो तो थी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, लेकिन यहाँ क्या है? नाभिक स्नेही योगात्मक। इस रिएक्शन में सबसे पहले कोई नाभिक स्नेही है, वो इस कार्बोकेटाइन पर अटैक करता है। इस प्रकार से इसका पाई बॉन्ड टूटता है। कार्बन पर ये न्यूक्लियोफाइल आ गया और यहाँ पर ये O-। इसके बाद कोई इलेक्ट्रोफाइल आके इसको इलेक्ट्रॉन ले लेता है और इस प्रकार से ये प्रोडक्ट बन जाता है। पहले नाभिक स्नेही का आक्रमण, फिर किसका होता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही का। तो इस रिएक्शन में देखो, एक नाभिक स्नेही जोड़ा
तो यहाँ पर ये बना, बताओ ये O बाहर निकला क्या? नहीं निकला। पाई बंध के टूटने से कार्बोकेटाइन बनता है, तो वहां पर कभी भी प्रतिस्थापन नहीं होगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन सिग्मा बंध से तो जुड़ा रहेगा। तो आने वाला नाभिक स्नेह यदि इस O को बाहर करता तब तो प्रतिस्थापन, ये जुड़ गया और ये अभी भी जुड़ा है, इसका मतलब है कि नाभिक स्नेह का योग हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं? नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया। इसमें पहले नाभिक स्नेह, फिर कौन जुड़ा? इलेक्ट्रॉन स्नेह। ये अभिक्रिया एल्डिहाइड में भी होती है और ये अभिक्रिया किसमें होती है? कीटोन में भी होती है। तो अब मैं इसको इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड कराऊं। देखो इंडक्टिव इफेक्ट का इसमें क्या योगदान है? तो एल्डिहाइड और कीटोन में नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया के प्रति किसका वेग कम और किसका वेग ज्यादा होगा, ये डिसाइड करने के लिए जो चीज काम में आती है, फिर वही बात कौन है? इंडक्टिव इफेक्ट। फिर से सुनो, एल्डिहाइड और कीटोन में नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया कहाँ कम और कहाँ ज्यादा होगी, इसको डिसाइड करने के लिए जो चीज काम में आएगी वो कौन होगी? इंडक्टिव इफेक्ट। तो मैं अब आपको टॉपिक बता रहा हूं कि कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक। देखो कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक देखने हैं, तो मैं यहाँ पर कार्बोनिल समूह एक तो बनाऊंगा फॉर्मेल्डिहाइड का, ठीक है। एक मैं कार्बोनिल समूह बनाने जा रहा हूं एसीटेल्डिहाइड का। एक कार्बोनिल समूह में बनाने जा रहा हूं एसीटोन का। ये एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, लेकिन ये क्या है? कीटोन। तीनों में जो कॉमन है वो कौन है? कार्बोनिल समूह। तीनों में जो कॉमन चीज है वो कॉमन चीज क्या है? कार्बोनिल समूह। तो कार्बोनिल समूह के लिए मैं आपको बता देता हूं कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि निम्न 3 कार्बोनिल यौगिकों को उनकी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बताओ किस प्रकार से इसको व्यवस्थित कर सकते हो? देखो नाभिक स्नेह का योग कैसे होगा? इस पाई बॉन्ड को यूं तोड़ोगे, क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। पाई बंध को यूं तोड़ोगे, क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। पाई बंध को यूं तोड़ोगे, क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। पाई और सिग्मा बंध को कैसे तोड़ते हैं ये भी मैं आपको एक वीडियो लेक्चर में समझाऊंगा। होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है, समास और विसमास विखंडन क्या होता है, ये यहाँ पर मैंने विसमास विखंडन किया है। पाई बंध के इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ चले गए, इसको बोलते हैं अपन हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, और इससे इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ इस कार्बोकेटाइन पर किसका अटैक होगा? न्यूक्लियोफाइल का, नाभिक स्नेह का। नाभिक स्नेह और इलेक्ट्रॉन स्नेह मैंने कहा कि आपको अगले वीडियो में मैं बता दूंगा, लेकिन थोड़ा सा यहां पे बता देता हूं। Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, OH माइनस, Cn माइनस, NH3, H2O, ठीक है। इसी प्रकार Cl प्लस, Br प्लस, NO2 प्लस, CH3 प्लस, CH3CO प्लस, जिन पर नेगेटिव चार्ज या जिन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी जिन पर माइनस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता, और लोन पेयर है तब भी इलेक्ट्रॉन की अधिकता, उनको बोला जाता है नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफाइल। और जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है या जिनका अष्टक अपूर्ण होता है, उनको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन स्नेही। नाम से देखो, नाभिक स्नेह का मतलब है नाभिक से स्नेह करने वाला। नाभिक स्नेह का मतलब है नाभिक से स्नेह करने वाला। तो नाभिक पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। नाभिक से स्नेह कौन करेगा, प्यार कौन करेगा? जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि दो अपोजिट चार्ज में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। तो नाभिक से स्नेह करेगा माइनस चार्ज वाला, तो ये माइनस चार्ज वाले, इनको बोलते हैं नाभिक स्नेह। इलेक्ट्रॉन स्नेह का मतलब है इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला।
तो इलेक्ट्रॉन के खुद पर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला कौन होगा? जिस पर चार्ज हो पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलते हैं? जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं कि नाभिक स्नेही किस पर अटैक करता है? कार्बोकेटाइन पर। ये तो आप चीज विशेष तौर से ध्यान रखो, नाभिक स्नेही का आक्रमण हमेशा कार्बोकेटाइन पर और इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण हमेशा कार्बेनियन पर। अब मैंने क्वेश्चन पूछा कि नाभिक स्नेही इस पर पहले आक्रमण करेगा, इस पर पहले आक्रमण करेगा या इस पर पहले आक्रमण करेगा? अब मैं जो कह रहा हूं वो ध्यान से सुनो। ये दो परमाणु है, कार्बन या ऑक्सीजन। मान लीजिए ये दो भाई है, ठीक है। इन दोनों भाइयों की ये बीच में जमीन जायदाद है, सिग्मा पाई। ये सिग्मा, ये पाई। दोनों भाइयों के बीच की ये जमीन जायदाद है। इस जमीन जायदाद का जब बंटवारा हुआ तो सारी जमीन जायदाद एक भाई ने अपने पास रख ली। एक भाई ने अपने पास रखी तो ऐसा करने से हुआ क्या? ये देखो इधर, ये दो भाई, ये इनकी जमीन जायदाद, सारी जमीन जायदाद एक भाई ने अपने पास रख ली। तो ऐसा करने से जिसने ये जमीन जायदाद अपने पास रखी वो तो हो गया अमीर, और जिसके पास कुछ नहीं बचा वो बेचारा क्या हो गया? गरीब। अमीर के पास जो पैसे हैं वो उसकी इच्छा है कि ब्याज पर दे या नहीं दे, लेकिन गरीब को अपना घर चलाने के लिए किसी ना किसी से कुछ तो लेना पड़ेगा। तो एक कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही और बाद में नाभिक स्नेही क्यों नहीं जुड़ता? तो मैं वही तो समझा रहा हूं। इन अभिक्रियाओं में पहले कौन जुड़ता है? नाभिक स्नेही। फिर कौन जुड़ता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही। अरे जो गरीब हो चुका है उसको घर चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे कितने ब्याज पर दो। तो पहले ये पैसे देने वाला आदमी, इसको सहारा देने वाला आएगा नाभिक स्नेही। फिर इस अमीर की इच्छा कि किसी को पैसे दे नहीं दे ब्याज पर, तो बाद में इलेक्ट्रॉन स्नेही आएगा। इसका मतलब है कि अभिक्रियाओं में पहले नाभिक स्नेही, बाद में कौन आता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो हम बात करते हैं इस गरीब और इस गरीब का सहारा देने वाले लोगों के बारे में। गरीब, ये गरीब और ये गरीब, ये है सहारा देने वाला। देखो ये तो कपटी आदमी है, इसने सारी जमीन जायदाद ले ली, तो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, ऐसे लोगों से अपन को मतलब रखना भी नहीं है। जो गरीब है, जिसके साथ धोखा हुआ है, और उस गरीब को कोई सहारा देने वाला कोई दानी आदमी आ रहा है, तो हमको देखना है कि इन तीनों गरीब में से हमें किसको सहारा देना चाहिए और किसको सहारा नहीं देना चाहिए। सहारा तो हम सब गरीबों को देंगे, लेकिन क्वेश्चन है कि कौन ज्यादा गरीब है जिनको सहारा पहले दिया जाए, कौन कम गरीब है जिनको बाद में दिया जाए। तो हमें डिसाइड करना है कि ये ज्यादा गरीब है, ये ज्यादा गरीब है या ये ज्यादा गरीब है। तो मुझे बताओ कि इस गरीब के कितने दोस्त हैं? 2। इसके भी कितने दोस्त हैं? 2। इसके भी कितने हैं दोस्त? 2। इस गरीब के जो 2 दोस्त हैं ये इसको सहारा नहीं देते, क्योंकि हाइड्रोजन का किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं होता। इसके जो 2 दोस्त हैं उसमें से एक जना इसको सहारा देने वाला है प्लस आई प्रभाव से। इसके जो 2 दोस्त हैं दोनों इसको सहारा दे रहे हैं, इसका भी प्लस आई प्रभाव सिग्मा बंध से, इसका भी प्लस आई प्रभाव। तो इस गरीब को 2 जनों ने सहारा दे दिया तो इसकी गरीबी कम हो गई। इसको एक जने ने सहारा दिया तो इसकी गरीबी उससे कुछ कम। इस बेचारे को किसी ने सहारा नहीं दिया तो ये सबसे ज्यादा गरीब है। बताओ, प्लस चार्ज सबसे ज्यादा इसका, सबसे ज्यादा गरीब है। सहारा नहीं दिया, इसको सहारा मिला, इसको सबसे ज्यादा सहारा मिला। तो मैं कह रहा हूं कि जो सहारा देने वाला दानी आदमी है वो सबसे पहले किसको सहारा देगा? इसको। ये लीजिए, ये है रिएक्टिविटी का ऑर्डर। नाभिक स्नेही योगात्मक, अभी तुम्हारे 12th में जो केमिस्ट्री का एग्जाम हुआ था उसमें आपके ये क्वेश्चन आया था कि निम्न एल्डिहाइड और कीटोनों को उनकी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति
क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील है फॉर्मेल्डिहाइड, फिर एसिटाल्डिहाइड, उसके बाद किसका नंबर आता है? एसीटोन का। क्योंकि तीनों जगह कार्बोकेटाइन बनता है, उस कार्बोकेटाइन में इस कार्बन पर धनावेश ज्यादा और इस पर होता है कम। मेरे हिसाब से इतना समझाने के बाद ये एग्जाम्पल तो आपके आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को और ध्यान से देखना। अब मैं आपके सामने एक और एग्जाम्पल रख रहा हूं, देखो। फिर मैं एक बार ले रहा हूं फॉर्मेल्डिहाइड को, ठीक है। उसके बाद अपन Cl इस प्रकार का यौगिक लें, CH2 C डबल बॉन्ड OH। फिर मैंने लिया Cl CH Cl C डबल बॉन्ड OH। यहां पर भी इसको इस प्रकार का बना देते हैं, CH2 Cl। यहां मैं 2 Cl ले लेता हूं, ये लीजिए, और यहां 2 की जगह अपन ले लेते हैं 3 Cl। देखो, कार्बोनिल के एक तरफ कार्बन और एक तरफ हाइड्रोजन, इसका मतलब है कि ये तीनों यौगिक कौन है? एल्डिहाइड है, ठीक है। फिर मेरा क्वेश्चन वही होगा कि एक नाभिक स्नेही, एक दान दाता दानी आदमी 3 गरीब को सहारा देने के लिए पधारा है। आपको खड़ा करके पूछ लिया इस दानवीर ने हमसे पूछ लिया कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा गरीब कौन है, पहले किसको सहारा दिया जाए। तो आप तो यही कहोगे कि तीनों गरीबों का जो भाई था, उस भाई ने इनका सब कुछ छीन लिया, इनके पास कुछ भी नहीं बचा, तो तीनों के तीनों गरीब हैं। उससे तो आपको पता नहीं चला। फिर आप क्या कहोगे कि तीनों गरीबों के 2-2 दोस्त हैं। ये वाले दोस्त हैं, ये तो न्यूट्रल है, ना तो कभी देते हैं ना कभी लेते हैं। लेकिन यहां बात करें, जिसके पास गरीबी है उस बेचारे के पास कुछ भी नहीं है, उसके भी ऐसे पीठ में खंजर रोपने जैसे दोस्त हो, क्लोरीन जैसा, कि जिसके पास कुछ नहीं है उससे भी अपन कुछ ले रहे हैं, तो उसके साथ बहुत गलत हो रहा है। ये लोग कपड़े भी नहीं छोड़े इसके, इस प्रकार की हालत कर दी इसकी। इस गरीब के पास ये तो ना कुछ दे रहा है ना कुछ ले रहा है, ये इसका दोस्त था जिससे इसको उम्मीद थी, तो फिर से वही कपटी दोस्त, कुछ भी नहीं छोड़ा, सारे कपड़े छीन लिए, इस गरीब को बिल्कुल सड़क पे ले आया ये लोग। और इस गरीब की हालत देखो अब, जिसके पास कुछ नहीं है, जिसका ऑलरेडी उसका भाई छीन चुका है, उसके ऐसे दोस्त हो जो कि उसका सब कुछ लूट ले, कुछ भी नहीं छोड़े, चप्पल जूते, वो इस प्रकार से पागल हो जाएगा कि तुरंत मेरे को कोई दे और मैं अपनी भूख मिटाऊं। इसका मतलब है कि यहां पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर किया जाएगा। अरे जिसके पास कुछ नहीं है उससे 3-3 जने कुछ खींच रहे हैं, तो इससे बड़ा अन्याय किसी के साथ नहीं हो सकता। वहां पर सबसे ज्यादा गरीबी होगी, कार्बन का धनावेश सबसे ज्यादा होगा, नाभिक स्नेही पहले वहां आक्रमण करेगा। तो यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में इस प्रकार के 3-3 रिएक्टेंट हो, तो न्यूक्लियोफाइल की फर्स्ट चॉइस होगी उस पर अटैक करने की। ये तो समझने की भाषा हो गई। अब मैं आपको केमिस्ट्री की भाषा में समझा देता हूं। यदि कार्बोनिल समूह से इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह लगे हो, उस स्थिति में नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति वेग घटता है, और इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह लगे हो, उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन स्नेही नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति वेग क्या होगा? बढ़ेगा। इधर देखो, पहली चीज, ये सेंटर में हम क्या ले लेते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। यदि कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह लगे हो, EWG, खींच रहे हैं EWG, और इधर मैं लगा रहा हूं ERG। कल बताया था ERG का मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये खींचने वाले, ये देने वाले। तो इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह
नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया की क्रियाशीलता को घटाते हैं और इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। तो ये सबसे ज्यादा क्रियाशील और ये हो जाएंगे सबसे कम क्रियाशील। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि एल्डिहाइड और कीटोन में कौन ज्यादा क्रियाशील, तो नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया में एल्डिहाइड ज्यादा क्रियाशील और कीटोन कम क्रियाशील। आपको पूछ ले कि एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड में कौन, तो एलिफेटिक एल्डिहाइड ज्यादा क्रियाशील और एरोमेटिक एल्डिहाइड कम क्रियाशील। कीटोन में पूछे तो एलिफेटिक कीटोन ज्यादा क्रियाशील और एरोमेटिक कीटोन कम क्रियाशील। तो इंडक्टिव इफेक्ट में देखो मैंने कितने पार्ट आपको कंप्लीट करवा दिए। एल्किल हैलाइड है आपके चैप्टर में, इसका इंडक्टिव इफेक्ट में क्या योगदान है वो बता दिया, एल्कोहल बता दिया, एल्डिहाइड बता दिया, कीटोन बता दिया। टोटल कितने कवर हो गए 4। अब अपना बचा है एक तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और एक बचा है एमीन। तो अपन अगले वीडियो में फिर इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे और जो 2 पार्ट अपने छूट गए हैं वो कंप्लीट करेंगे। इसके बाद अपना इंडक्टिव इफेक्ट 12th लेवल तक का पूरा हो जाएगा। इस इंडक्टिव इफेक्ट को जब आप इन वीडियो में पढ़ोगे उसके बाद जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको बहुत ज्यादा आसानी आएगी चैप्टर पढ़ने में, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि ये आप इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेंस में ऐसी चीजें कवर कर लोगे तो फिर चैप्टर में कुछ नहीं बचेगा पढ़ने के लिए, केवल फिर रिएक्शन बचेगी याद करने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत इन्हीं में आती है और समझने वाली चीजों में आप इंटरेस्ट लोगे तब तो कहना ही क्या। आगे की बात अपन अब कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी इतना मेरे को प्यार दे रहे हैं और जो स्टूडेंट मेरे से कल से जुड़े हैं आप सभी को बताएं कि मैं किन की बात कर रहा हूं। आप सभी ने भी जो मेरे को प्यार दिया उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत जल्द आपको इन सभी की पीडीएफ नोट्स हैं वो अवेलेबल करा दूंगा, आपको जो ग्रुप बना के दे रखा है व्हाट्सएप पे। इसके अलावा यदि आपकी कोई चॉइस हो 11th या 12th में आपके कोई समस्या, जैसे जो लड़के 12th में आए हैं 11th में किसी भी आपके टॉपिक में कोई कमजोरी रह गई है तो आप मेरे को व्हाट्सएप के उस ग्रुप में मैसेज कर सकते हो। मैं आपके लिए बिल्कुल वो वीडियो इसमें डालूंगा। आप वीडियो रेगुलर देखते रहें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।